कहानी शुरू होती है एक बूढ़े आदमी से जो बुरी तरह खांस रहा है। वो अपने आप से कहता है, मैं एक सिविलाइज्ड सोसाइटी से आया एक इंसान हूं। तभी एक छोटी बच्ची खाना लेकर आती है और पूछती है, मिस्टर सीओ, क्या आप ठीक हैं? मेरी मम्मी ने यह आपके लिए भेजा है। इस बूढ़े का नाम है सो उनह्युन। सो उस बच्ची का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। वो बच्ची वहां से निकल जाती है और हमें पता चलता है कि सो को इस कर्स्ड वर्ल्ड यानी इस अजीब दुनिया में आए 50 साल हो चुके हैं। 50 साल पहले सो अपने ऑफिस के कलीग्स और डायरेक्टर किम के साथ एक वर्कशॉप पर जा रहा था। तभी एक लैंडस्लाइड हुई और वो सब इस अजीब दुनिया में पहुंच गए। वहां उन्होंने घर जितनी बड़ी लोंदी देखी, जिसके 3 पूंछ थी और 2 सर वाले सांप। ये बिल्कुल उन मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स जैसा था जो हम अक्सर पढ़ते हैं। लेकिन किस्मत देखिए, उस दिन जो 7 लोग इस दुनिया में गिरे थे, उनमें से 5 लोगों के पास मिथिकल टैलेंट था। आसमान से बड़े बड़े सेजेस आए और उन 5 को अपने साथ ले गए। पीछे रह गए सिर्फ सो और डायरेक्टर किम। उन्हें लगा शायद उनके साथ भी कुछ स्पेशल होगा, लेकिन दोनों के पास कोई पावर नहीं थी। अगले 6 महीनों तक उन्होंने सिर्फ मजदूरी की। एक दिन डायरेक्टर किम ने हार मान ली और अपनी सारी जमा पूंजी से रास्ते पर बिकने वाली एक सस्ती सी 3rd रेट मार्शल आर्ट्स बुक खरीद ली। सब उन पर हंसे, लेकिन 3 महीने में ही डायरेक्टर किम ने उसे मास्टर कर लिया और एक पावरफुल वॉरियर बनकर जियांग हू निकल गए। लेकिन सो के पास कोई टैलेंट नहीं था। 50 साल तक उसने हर मुमकिन कोशिश की, लैंग्वेज सीखी, पढ़ना लिखना सीखा और यहां तक कि साबुन बनाकर बेचना शुरू किया। उस जमाने में साबुन एक नया कॉन्सेप्ट था, तो सीओ ने थोड़े पैसे सिमाए, लेकिन जल्द ही चोरों ने उसके साबुन बनाने का तरीका चुरा लिया और उसे मार्केट से बाहर निकाल दिया। अब 50 साल बाद सो एक मामूली सर्दी खांसी से मर रहा है। मारते वक्त वो रोता है और पूछता है, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, एक तेज रोशनी चमकती है। जब वो आंखें खोलता है तो वो बूढ़ा नहीं बल्कि एक नौजवान है। उसके वही पुराने कपड़े, ब्लू शर्ट और स्वेट पैंट्स। उसके सामने उसके वही सारे पुराने कॉलेगीज खड़े हैं। सो को समझ आता है कि वो मरा नहीं, बल्कि उसने रिग्रेशन कर लिया है। वो वक्त में पीछे आ गया है। तभी वहां का बुली सेक्शन चीफ जेओन सीओ को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है, तेरी वजह से हम यहां फंसे हैं। तू गाड़ी चलाते वक्त सो गया था। पुराना सो होता तो माफी मांगता, लेकिन ये 50 साल का तजुर्बा लिए बैठा सो है। सो को याद आता है कि वो सोया इसलिए था क्योंकि इसी जेओन ने अपना सारा काम उस पर थोप दिया था। सो अब चुप नहीं रहता। वो एक पलट कर ऐसा पंच मारता है कि जेओन उड़ता हुआ जाता है। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सो के पास मार्शल आर्ट्स नहीं है, लेकिन उसके पास 50 साल तक मार खाने का वायलेंस का एक्सपीरियंस है। वो जानता है कि इंसान की आंख पर कहां मारना है ताकि वो डर जाए। जोन तुरंत माफी मांगने लगता है। सो जानता है कि डायरेक्टर किम आगे चलकर सबसे बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला है, इसलिए वो जानबूझकर डायरेक्टर किम से माफी मांगता है ताकि उनकी नजर में अच्छा बना रहे। उसे पता है कि सरवाइव्स करने के लिए ताकतवर लोगों का साथ होना जरूरी है। अगली सुबह उनका सामना होता है इस जंगल के असली मालिक से, एक विशाल 7 टेल्ड फॉक्स। इस फॉक्स की दहशत इतनी है कि सब थर थर कांपने लगते हैं। फॉक्स कहती है, तुम इंसान बहुत बदतमीज हो, मैं तुम्हारे हाथ पैरों तोड़ देता, लेकिन ये लड़का तमीज जानता है। लेकिन एक शर्त थी, अपनी जान बचाने के लिए किसी एक को अपना हाथ सैक्रिफाइस करना होगा। सो जानता था कि अगर वो मना करेंगे तो सब मरे जाएंगे, और उसे यह भी पता था कि 2 दिन बाद जो कल्टीवेटर्स आएंगे वो उसका कटा हुआ हाथ ठीक कर सकते हैं। इसलिए सो अपना हाथ आगे कर देता है। वो शैतान लोंगदी एक झटके में सो का हाथ काट कर खा जाती है। सो दर्द से तड़पता है, लेकिन वो पहले से ही
दर्द कम करने वाली जड़ी बूटी खा चुका था। फॉक्स खुश होकर उन्हें 7 दिन तक वहां रहने की इजाजत दे देती है। सब हैरान हैं कि सॉ ने उन सब के लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया। सॉ थका हुआ है, उसका हाथ कट चुका है, लेकिन उसने एक चीज बदल दी है, किस्मत। अब क्या सॉ इस बार मार्शल आर्ट सीख पाएगा या फिर से वही 50 साल की नाकामयाबी दोहराई जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए। उसे अपना हाथ दिए हुए कई हफ्ते बीत चुके थे। जब सबको पता चला कि अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है, तब डायरेक्टर किम भारी सांस लेते हुए सीईओ से पूछता है कि उसके बाद क्या होगा। सीईओ उन्हें बताता है कि अगले हफ्ते उन्हें फिर किसी और चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। इसी बीच जड़ी बूटियों का असर शुरू हो जाता है और सीईओ को नींद आने लगती है। वो सबको बताता है कि उसे बहुत नींद आ रही है और वो थोड़ी देर आराम करेगा। उम्मीद करता है कि बाकी लोग उसे समझेंगे। इतना कहकर वो वहीं सो जाता है। फिर लगभग 15 घंटे बाद रात के समय सीईओ गुफा में अकेले जागता है। उसे बाहर अपने साथियों की आवाजें सुनाई देती हैं। सब लोग जियोन पर गुस्सा कर रहे थे और पूछ रहे थे कि वो ऐसा कैसे कह सकता है कि मैनेजर सीईओ अपना हाथ कुर्बान करे। लेकिन जियोन पलटकर कहता है, तो फिर कौन है जो हर हफ्ते अपना हाथ या पैर कटवाना चाहेगा? तभी चीफ ओ कहता है कि मैनेजर सीईओ उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वही उन्हें खाना और रहने की जगह ढूंढ कर देता है। लेकिन फिर जियोन कहता है कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर सीईओ से जितना हो सके उतना सीख लेना चाहिए, और क्योंकि सीईओ पहले ही अपना एक हाथ खो चुका है, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए अगली बार भी उसी को बलि बनाना चाहिए। जियोन ये सब बोल रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सीईओ जाग चुका है और पीछे खड़ा सब सुन रहा है। ये सुनकर सेओ हैरान रह जाता है। अब जब वो कमजोर हो चुका था, तब जियोन चाहता था कि हर हफ्ते उसका एक और हाथ पैर काटकर उस लोमड़ी को दे दिया जाए। ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। सेओ नीचे से एक पत्थर उठाता है और जियोन की तरफ देखने लगता है। वो सोचता है कि पिछले 50 सालों तक मार खाते खाते उसने हिंसा के बारे में जितना सीखा है, उससे वो आज के जमाने के जियोन जैसे इंसान को सिर्फ एक हाथ से भी आसानी से मार सकता है। वो फिर जियोन को देखता है, जो अभी भी बाकी लोगों को भड़का रहा था कि जियो का दूसरा हाथ भी कटवा देना चाहिए। सेओ मन ही मन सोचता है कि क्या उसे जियो को मार देना चाहिए, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करता। इसके बजाय वो पत्थर वापस फेंक देता है और फिर गुफा के अंदर लौट जाता है। वो समझ चुका था कि डर ने सबके दिमाग को जकड़ लिया है, और अगर उसने अभी बहुत क्रूर कदम उठाया तो डायरेक्टर किम के साथ उसके रिश्ते में भी समस्या आ सकती थी। अचानक चीफ ओ गुस्से में जियो से कहता है, अगर अपनी टखने दोबारा तोड़वानी नहीं है तो चुप हो जाओ। ये सुनकर सेओ हल्का सा हंस पड़ता है। उसे लगता है कि वो सही था। असल में वो लोग बुरे इंसान नहीं थे, बस परिस्थिति ही इतनी डरावनी और उलझी हुई थी कि हर कोई घबरा चुका था। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, सब लोग गुफा के बाहर इकट्ठा हो गए। इस बार उनके सामने एक 2 सिर वाला सांप प्रकट हुआ, लेकिन उस लोमड़ी के उलट जिसने एसीओ का हाथ खा लिया था, इस सांप ने सिर्फ थोड़ा सा खून मांगा। ये वही सांप था जिसने एसीओ की पिछली जिंदगी में चीफो का खून चूसा था, जिसकी वजह से उसने अपने हाथ पैर खो दिए थे। जब सबको पता चला कि सिर्फ थोड़ा सा खून देना है, तब घबराया हुआ चीफो इस बार खुद अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। लेकिन जैसे ही सांप उसका खून पीता है, वो तुरंत उल्टी कर देता है और कहता है, ये क्या गंदगी है, इंसानों का इतना घटिया खून मैंने कभी नहीं पिया। ये सुनते ही चीफो गुस्से से भर जाता है, लेकिन एसीओ समझ चुका था कि ये 21वीं सदी के एक कर्मचारी का खून था जो निकोटीन और कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ था, तो उसका स्वाद खराब होना कोई हैरानी की बात नहीं थी। फिर एसीओ पीछे मुड़कर जियोन म्योंग से कहता है कि वो उसके साथ जड़ी बूटियां लेने चले। ये सुनकर जियोन चौंक जाता है और पूछता है, अभी तुमने मुझे पूरे नाम से बुलाया? लेकिन एसीओ जवाब नहीं देता, वो सिर्फ पूछता है, भूख लगी है? जियोन कहता है, हाँ। तब एसीओ उसकी तरफ चलते हुए कहता है, मैं तुम्हें फलों और खाने लायक जड़ी बूटियों के बारे में बताऊंगा, मेरे पीछे आओ। फिर एसीओ धीरे से जियोन के कान में फुसफुसाता है कि वो अगले हफ्ते भी अपना हाथ उस लोमड़ी को देने वाला है, और अगर वो मर गया तो किसी को तो ये जानना होगा कि इस जंगल में जिंदा कैसे रहा जाता है। ये सुनकर जियोन डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि एसीओ ने पिछली रात उनकी सारी बातें सुन ली थी। अब उसके पास एसीओ का शुक्रिया अदा करने और उसके साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जियोन का धन्यवाद सुनकर एसीओ अंदर ही अंदर हंसता है, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि वो लोमड़ी दोबारा कभी वापस नहीं आएगी और जियोन कभी भी इस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कुछ देर बाद दोनों फलों के पेड़ों से भरी एक जगह पहुंचते हैं। तभी एसीओ जोर से चिल्लाता है, जियोन मियोंग, कितनी बार कहा है कि वो गलत फल है, ध्यान दो।
जियोन जल्दी से माफी मांगते हुए एक लाल फल उठाता है, लेकिन एसीओ से रोकते हुए कहता है, ये फल खाओगे तो मर जाओगे। ऐसे ही घंटों तक चलता रहता है। एसीओ लगातार जियोन को आदेश देता रहता है और जियोन मजबूरी में सब मानता रहता है। धीरे धीरे जियोन थककर चूर हो जाता है और एसीओ से कहता है कि वो थोड़ा रुक जाए, क्योंकि वो लगातार खुदाई करके जड़ी बूटियां निकाल रहा था। उसकी हालत देखकर एसीओ अंदर ही अंदर हंसता है, क्योंकि जब वो पहली बार कंपनी में आया था तब जियोन भी उसे इसी तरह सजा दिया करता था। एसीओ उससे कहता है कि उन्हें शाम होने से पहले काम खत्म करना होगा, इसलिए जल्दी करो। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और दोनों अपना काम करते रहते हैं। तभी अचानक जियोन को मिट्टी के अंदर से एक बहुत बड़ा जिनसिंग मिलता है। उसे देखकर जियोन हैरान रह जाता है। वो उसे हाथ में पकड़कर कहता है, ये तो बहुत बड़ा है। फिर वो एसीओ से पूछता है, क्या ये असली जंगली जिनसिंग है? एसीओ जवाब देता है, कुछ वैसा ही समझ लो। असल में एसीओ जानता था कि वो दिखने में जिनसिंग जैसा जरूर था, लेकिन सच में वो येलो बैम्बू रूट था। शायद असेंशन पाथ में भरी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से ऐसा हुआ था। आमतौर पर येलो बैम्बू रूट छोटी उंगली जितना होता है, लेकिन यहां वो इतना विशाल हो चुका था। एसीओ जानता था कि कल्टीवेटर्स के लिए इसकी ज्यादा कीमत नहीं थी, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए ये बेहद कीमती औषधि थी, क्योंकि इससे की बढ़ाई जा सकती थी और इससे डायरेक्टर किम को काफी मदद मिलती। बात करते करते उन्हें वहां 2 और जड़ें मिल जाती हैं। इतनी सारी जंगली जड़ी बूटियां देखकर जियोन हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या सच में इतना सब निकालना ठीक है? सीओ तुरंत हाँ कहता है और उसे अपनी शर्ट उतारकर उनमें रखने को कहता है। फिर सीओ डूबते हुए सूरज की तरफ देखता है और समझ जाता है कि उन कल्टीवेटर्स के आने का समय करीब है। वो जियोन से कहता है, चलो वापस चलते हैं। दोनों जैसे ही गुफा की तरफ लौटते हैं, अचानक वही दरार जिसे सीओ पहले देख चुका था एक भयंकर धमाके के साथ फट जाती है। आसमान की तरफ आध्यात्मिक ऊर्जा की भारी लहरें फैलने लगती हैं। धमाके के उसी पल जियोन अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर जाता है और दर्द से चीखने लगता है। सिर्फ वही नहीं, चीफ ओ और मैनेजर कैंग की हालत भी बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। तीनों अपने सिर पकड़कर दर्द से तड़प रहे थे। ये देखकर डायरेक्टर किम घबरा जाता है और पूछता है कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। तभी अचानक आसमान में उड़ते हुए 3 कल्टीवेटर्स वहां दिखाई देते हैं। उनमें से एक कल्टीवेटर जिसने सुनहरे कपड़े पहने थे, जियोन, चीफ ओ और मैनेजर कैंग को देखकर कहता है, क्या हैरानी की बात है, यहां ऐसे अनगढ़ रत्न मिलेंगे ये सोचा नहीं था। काले कपड़ों वाला दूसरा कल्टीवेटर हाउगोक तुरंत उससे कहता है, दूर हटो, ये मेरे हैं। तभी नीले कपड़ों वाला तीसरा कल्टीवेटर हाउगोक को बेशर्म कहता है। उन्हें देखकर डायरेक्टर किम डर जाता है और पूछता है कि वो लोग कौन हैं। तीनों कल्टीवेटर्स ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं कि वहां मौजूद 7 लोगों में से सिर्फ 3 के पास स्पिरिचुअल रूट्स है, बाकी सब साधारण इंसान हैं। फिर अचानक सुनहरे कपड़ों वाला कल्टीवेटर अपना हाथ उठाता है और बिजली का एक गोला बनाता है। वो उस बिजली को जियोन पर छोड़ देता है। हजारों बिजली की धाराएं जियोन के शरीर में घुसने लगती हैं और वो दर्द से चीख उठता है। लेकिन जब हमला खत्म होता है तब वो कल्टीवेटर हैरान रह जाता है, क्योंकि जियोन का शरीर हेवनली गोल्डन थंडर बॉडी था। हाउगोक आगे बढ़ता है और कहता है, अब मेरी बारी है। उसके हाथ में एक संगीत वाद्य यंत्र था। जैसे ही वो उसे बजाना शुरू करता है, मैनेजर कैंग जो अपने कान बंद किए हुए थी अचानक दर्द से चीखने लगती है। लेकिन वो कोई सामान्य चीख नहीं थी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। ये देखकर हाउगोक बेहद उत्साहित हो जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि मैनेजर कैंग के पास गोस्टली यिन ट्रांसफॉर्मिंग इमॉर्टल रूट है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसी चीज सच में मौजूद हो सकती है। अब तीसरे कल्टीवेटर की बारी थी। वो जमीन पर उतरता है और चीफ ओ के कंधे को पकड़कर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को उसके शरीर में भेजता है। कुछ पल जांचने के बाद उसे पता चलता है कि चीफ ओ का शरीर एक यूनिक होली बॉडी है। चीफ ओ डर और हैरानी में पूछता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तब वो कल्टीवेटर मुस्कुराकर कहता है कि वो इन तीनों को एज्योर हेवन क्रिएशन सेक्ट का डिसाइपल बनाएगा, क्योंकि इन तीनों में पूरी दुनिया को बदल देने वाली क्षमता मौजूद है। गहरी आवाज में वो चीफ ओ से पूछता है, क्या कहते हो? उस कल्टीवेटर की मौजूदगी में चीफ ओ इतना डर चुका था कि उसे सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी शक्ति है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर उसने मना किया तो वो यहीं मर जाएगा। तभी हाउगोक नीचे उतरता है और चीफ ओ से ब्लैक गोस्ट वैली में शामिल होने को कहता है। वो कहता है कि उनके पास हर तरह की कल्टीवेशन टेक्निक्स मौजूद हैं। अमरता, आसमान पलट देने वाली शक्ति, नाम, दौलत। अगर वो उनके साथ चले जाएं तो 100 साल के अंदर ये सब उन्हें मिल सकता है। इतने में सुनहरे कपड़ों वाला कल्टीवेटर भी नीचे आ जाता है और हाउगोक से कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? इनके लिए सबसे सही जगह गोल्डन डिवाइन हेवनली थंडर सेक्ट है। जब वो लोग आपस में बहस कर रहे थे तभी डायरेक्टर किम बीच में आकर उनसे पूछता है कि क्या वो उन्हें इस जंगल से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सब यहीं मर जाएंगे। लेकिन कल्टीवेटर्स ने उसकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर दी। तभी बायू को अपनी जेब से एक बोतल निकालता है और उसका ढक्कन खोलते हुए कहता है,
मर्त्य लोग बहुत चिंता करते हैं, ऐसे बेकार शरीर लेकर तुम लोग असेंशन पाथ तक पहुंचे कैसे? इतना कहकर वो बोतल का मुंह जॉन की तरफ कर देता है। अगले ही पल जॉन उस बोतल के अंदर खिंच जाता है। वो सिर्फ मदद के लिए चीखता रह जाता है। फिर नीले कपड़ों वाला कल्टीवेटर चीफ ओ को अपने साथ ले लेता है। उसकी नजर सेहोंग पर पड़ती है। वो मुस्कुराकर कहता है, लगता है इस आदमी ने उस लोमड़ी को अपना हाथ खुद दिया था। सीओ के घाव को देखकर वो समझ गया था कि ये कोई जबरदस्ती का निशान नहीं था। फिर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से सीओ का हाथ ठीक कर देता है। वो सीओ से कहता है, तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो, लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत है। अगले ही पल सीओ का पूरा हाथ फिर से उगाता है। सीओ तुरंत उसे धन्यवाद देता है। दूसरी तरफ हाउगॉग भी मैनेजर कैंग को अपने साथ ले जाता है। फिर तीनों कल्टीवेटर्स वापस आसमान में उड़ जाते हैं। जाने से पहले वो सीओ से कहते हैं कि यहां आते वक्त उन्होंने असेंशन पाथ के सारे बीस्ट्स और मॉन्स्टर्स को पकड़ लिया था, इसलिए अगले 10 साल तक ये जगह सुरक्षित रहेगी। उन्हें जाता देखकर डायरेक्टर किम उनके पीछे भागता है और चिल्लाकर कहता है, रुकिए, कम से कम हमें ये तो बताइए कि बाहर जाने का रास्ता किधर है। वो लगातार जियोन, चीफ ओ और डिप्यूटी मैनेजर कैंग को पुकारता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तीनों कल्टीवेटर्स आसमान में गायब हो जाते हैं। उन्हें जाते देखकर सीओ बहुत निराश होता है, लेकिन वो जानता था कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि पिछली जिंदगी में भी बिल्कुल यही हुआ था। उन्होंने चाहे जितना भी चिल्लाया हो, कल्टीवेटर्स ने उन्हें कीड़ों की तरह नजरअंदाज कर दिया था। हालांकि सीओ को थोड़ी राहत जरूर थी कि कम से कम उन्होंने उसका हाथ ठीक कर दिया। दूसरी तरफ डायरेक्टर किम भागते भागते थक कर जमीन पर गिर जाता है और टूटे हुए स्वर में कहता है, अब हम इस जंगल में आखिर करें तो क्या करें। लेकिन तभी अचानक डायरेक्टर किम आसमान में कई रोशनी की किरणें उड़ती हुई देखता है। वो उसी दिशा में जा रही थी जिधर वो कल्टीवेटर्स गए थे। ये देखकर वो उलझन में पड़ जाता है और कहता है, आसमान में ये सारी रोशनियां क्या हैं? क्या उस दिशा में कुछ है? लेकिन वो अपनी टीम को पीछे छोड़कर नहीं जा सकता था, इसलिए वो वापस लौट आता है। अगले दिन मौसम बहुत खराब था। चारों तरफ बारिश हो रही थी और लगातार बिजली गिर रही थी। डेप्यूटी मैनेजर ओ, मैनेजर किम, सीओ और डायरेक्टर किम सभी उसी गुफा में छिपे हुए थे। लेकिन डेप्यूटी मैनेजर ओ की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो जमीन पर लेटी हुई खून खांस रही थी। मैनेजर किम घबराकर सीओ से पूछती है कि क्या कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिससे उसे बचाया जा सके, क्योंकि डेप्यूटी मैनेजर ओ की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। मैनेजर किम पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन भविष्य जानने वाला सीओ उससे कहता है, थोड़ा इंतजार करते हैं, शायद कोई आकर इसे ठीक कर दे। ये सुनकर मैनेजर किम हैरान हो जाती है। तभी अचानक उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। कोई गुफा के अंदर आता है और कहता है, असेंशन पाथ में मौजूद मर्त्य लोग ड्रैगनों की लड़ाई के बीच पिसती हुई चींटियों जैसे होते हैं। उस आदमी को देखकर डायरेक्टर किम तुरंत आगे आ जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? वो आदमी मुस्कुराता है और जवाब देता है, मैं सी ड्रैगन किंग सीओ हुओ हूं। सी ड्रैगन किंग सीओ हुओ। फिर वो बताता है कि बाहर चल रहा तूफान डेप्यूटी मैनेजर ओ की वजह से पैदा हुआ है। ये सुनते ही सब दंग रह जाते हैं। सी ड्रैगन किंग समझाता है कि ये तूफान अचानक कहीं से प्रकट हुआ था, इसीलिए वो इसकी वजह जानने यहां आया। फिर वो डेप्यूटी मैनेजर ओ की तरफ इशारा करके कहता है, वहां लेटी हुई महिला ही इस तूफान की सॉर्सरी इस्तेमाल कर रही है। सी ड्रैगन किंग खुद भी हैरान था, क्योंकि डेप्यूटी मैनेजर ओ एक साधारण इंसान थी जिसके अंदर कल्टीवेशन का जरा सा भी निशान नहीं था। फिर भी वो इतनी भयानक शक्ति इस्तेमाल कर रही थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि वो ये सब खुद जानबूझकर भी नहीं कर रही थी। ये सुनकर सीओ कहता है, असल में उलझन में तो हम लोग हैं। हमें यहाँ आए ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन एक के बाद एक ताकतवर लोग आते जा रहे हैं और हमारे साथियों को लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर सी ड्रैगन किंग हंस पड़ता है। वो सीओ से पूछता है, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे साथियों में कुछ लोग असाधारण प्रतिभा वाले निकले और फिर जैसे सब पहले से तय था वैसे शक्तिशाली कल्टीवेटर्स आए और उन्हें अपने साथ ले गए, और अब मैं भी इसी महिला के सामने आ गया? सीओ कहता है, हाँ, बिल्कुल यही हुआ। सी ड्रैगन किंग मुस्कुराकर सीओ की तरफ देखता है और पूछता है, प्रिय मर्त्य, क्या तुम्हें पता है कि ये जगह आखिर है क्या? फिर वो बताना शुरू करता है कि इस जगह को असेंशन पाथ कहा जाता है, यानी स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग। ये अपर रेल्म तक पहुंचने वाला एक महत्वपूर्ण द्वार है। कुछ महीनों बाद यहाँ एक डायमेंशनल रिफ्ट खुलेगा जिसे असेंशन गेट कहा जाता है। ये हर 1000 साल में सिर्फ एक बार खुलता है, और इसी वजह से काउंटलेस हाई लेवल कल्टीवेटर्स और स्पिरिचुअल बीइंग्स पहले से ही इस जगह के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं ताकि अपर रेल्म में असेंशन कर सके। फिर वो सीओ से कहता है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे जैसे कल्टीवेटर्स का यहाँ आसपास दिखाई देना बिल्कुल स्वाभाविक है? ये सुनकर सीओ आखिर सब समझ जाता है। तभी डायरेक्टर किम सी ड्रैगन किंग से पूछता है,
लेकिन उन कल्टीवेटर्स ने कहा था कि वो हमारे साथियों को अपनी सेक्ट में शामिल करेंगे। अगर वो लोग अपर रेल्म में जा रहे हैं तो हमारे साथी उनके साथ कैसे जा सकते हैं? डायरेक्टर किम की बात सुनकर सी ड्रैगन किंग कहता है, तुम जैसे मर्त्य लोगों के लिए इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फिर वो अपनी जेब से वैसी ही एक बोतल निकालता है जैसी उन कल्टीवेटर्स के पास थी। वो समझाता है कि कल्टीवेटर्स के बीच एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट्स को छोटा करके इस तरह की मैजिकल टूल्स के अंदर रखा जा सकता है। उसके मुताबिक जो कल्टीवेटर्स उनके साथियों को लेकर गए थे, उन्होंने शायद अपनी पूरी सेक्ट को ऐसी ही किसी वस्तु के अंदर रखा हुआ था। उनका असली उद्देश्य अपनी पूरी सेक्ट के साथ अपर रेल्म में असेंशन करना था। फिर सी ड्रैगन किंग बताता है कि उसने भी अपनी सी ड्रैगन क्लैन की एक अंडर सी कैसल को इसी आइटम के अंदर रखा हुआ है और उसके अंदर 1800 सी ड्रैगन सोए हुए हैं। ये सुनते ही सीओ और डायरेक्टर किम दोनों की आंखें फटी रह जाती हैं। फिर सी ड्रैगन किंग डेप्यूटी मैनेजर ओ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, कितनी अजीब और दिलचस्प लड़की है। वो कहता है कि अगर डेप्यूटी मैनेजर ओ सी ड्रैगन क्लैन में शामिल हो जाएं तो वो कुछ असाधारण बन सकती हैं। उसे बेहोशी की हालत में छूते देखकर डायरेक्टर किम तुरंत आगे बढ़ता है और सी ड्रैगन किंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल एक भयानक दबाव डायरेक्टर किम को घुटनों पर गिरा देता है। वो पूरी ताकत लगाकर उस दबाव का विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वो विरोध करता दबाव उतना ही बढ़ता जाता। ये दबाव खुद सी ड्रैगन किंग डाल रहा था। वो डेप्यूटी मैनेजर ओ को अपने हाथों में उठाता है और डायरेक्टर किम से कहता है कि वो उसे अपना ब्लड देगा और अपने क्लैन का हिस्सा बनाएगा और यही उन सब के लिए सबसे अच्छा होगा। फिर वो डायरेक्टर किम को एक और सलाह देता है। अपनी चमकती हुई हरी आंखों से उसे देखते हुए वो कहता है, हाई लेवल कल्टीवेटर से यूं कैजुअली सवाल मत पूछा करो। जैसे ही वो ये कहता है, सीईओ और डायरेक्टर किम दोनों पर दबाव और बढ़ जाता है, इतना कि उनकी आंखें तक बाहर निकल आती हैं। फिर डेप्यूटी मैनेजर ओ को हाथों में उठाए सी ड्रैगन किंग गुफा से बाहर निकल जाता है। जाते जाते वो कहता है, मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि मैं उदार हूं, वरना ज्यादातर कल्टीवेटर्स तो सिर्फ सवाल पूछने पर ही तुम्हें मार डालते। इतना कहकर वो तूफान के बीच बाहर निकलता है और फिर अपने असली ड्रैगन फॉर्म में बदल जाता है। उसका ड्रैगन रूप इतना विशाल था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान तक पहुंच रहा हो। फिर वो आसमान में उड़कर गायब हो जाता है। अगली सुबह अचानक तूफान पूरी तरह शांत हो जाता है और मौसम साफ हो जाता है, लेकिन मैनेजर किम अभी भी सदमे में थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। पहले अचानक एवलांच, फिर इमॉर्टल्स और ड्रैगन्स आकर उनके साथियों को उठा ले गए। उसका दिमाग अब ये सब सह नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे टूटने लगी। उसे ऐसी हालत में देखकर सीओ उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन कांपती हुई आवाज में मैनेजर किम कहती है, मैनेजर सीओ प्लीज तुम भी मत जाना। अगर तुम्हें भी कोई ले गया तो मैं इस जंगल में अकेले जिंदा नहीं रह पाऊंगी। इतना कहते कहते वो रोने लगती है। उसे देखकर सीओ उसे दिलासा देना चाहता था कि वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन वो जानता था कि दुर्भाग्य से उनका समय भी खत्म होने वाला था। तभी अचानक मैनेजर किम अपना सिर पकड़कर चीखने लगती है। वो जमीन पर गिर जाती है और कहती है, कुछ आ रहा है। उसे ऐसी हालत में देखकर डायरेक्टर किम भाग कर आता है और पूछता है कि उसे क्या हुआ। लेकिन उसी पल पूरा जंगल जैसे पागल हो उठता है। आसमान के सारे पक्षी और जंगल के सारे जानवर जान बचाकर भागने लगते हैं। मैनेजर किम कांपते हुए कहती है, वो आ गया। ये सुनकर डायरेक्टर किम कुछ समझ नहीं पाता और तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी मैकेनिकल लायन पर सवार होकर उनके सामने प्रकट होता है। वो बूढ़ा आदमी वहां मर्त्य लोगों को देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, साधारण इंसान आखिर पाथ टू एसेंशन तक पहुंचे कैसे? लेकिन कुछ ही पल में उसे सब समझ आ जाता है। वो सोचता है कि जब असेंशन गेट खुलने वाला होता है तब आसपास की स्पेस अनस्टेबल हो जाती है और शायद ये लोग किसी स्पेशल स्टॉर्म में फंसकर यहां आ गए होंगे। ये सोचकर वो खुद की तारीफ करते हुए हंसने लगता है और कहता है कि उसने तुरंत सब समझ लिया। फिर वो अपने मैकेनिकल लायन से नीचे उतरता है और पूछता है कि अभी थोड़ी देर पहले इतनी भयानक कॉन्शियसनेस किसने छोड़ी थी? वो हंसते हुए कहता है, उस प्रेजेंस को महसूस करके तो मुझे लगा था कि अपर रेल्म का कोई सेज उतर आया है। फिर उसकी नजर डेप्यूटी मैनेजर ओ पर पड़ती है। उसकी हालत देखकर वो पूछता है, क्या ये वही लड़की है? डायरेक्टर किम तुरंत आगे बढ़कर कहता है, मैनेजर किम हमारी साथी हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी सिर्फ अपनी उंगली हिलाता है और अगले ही पल डायरेक्टर किम दूर जाकर गिरता है। ये देखकर सीयू तुरंत डायरेक्टर किम को बचाने के लिए आगे कूदता है। वो डायरेक्टर किम को पकड़ तो लेता है, लेकिन खुद भी उसी ताकत से दूर जा गिरता है। डायरेक्टर किम को ज्यादा चोट नहीं आती और वो सीयू को धन्यवाद देता है, लेकिन सीयू कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर डायरेक्टर किम घबरा जाता है और जल्दी से सीयू को उठाता है,
तभी वो देखकर दंग रह जाता है कि जमीन पर घिसटने की वजह से सीयू की पूरी पीठ बुरी तरह छिल चुकी थी। उसकी नई कपड़े तक खून से लाल हो चुके थे। डायरेक्टर किम घबराकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? सीयू धीमी आवाज में कहता है, मैं ठीक हूं। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी डेप्यूटी मैनेजर ओ के पास पहुंच चुका था। वो उसकी ठुड्डी पकड़कर कहता है, मेरे साथ चलो। तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है, लेकिन मैं अपनी शक्ति से उसे जगा सकता हूं। वो सोचने लगता है कि अगर इतनी अजीब कॉन्शियसनेस किसी कल्टीवेटर की डिवाइन कॉन्शियसनेस में बदल जाए तो क्या होगा। ये सुनकर डेप्यूटी मैनेजर ओ रोने लगती है और मदद के लिए सीईओ और डायरेक्टर किम की तरफ देखने लगती है। उसे उनकी तरफ देखते देखकर बूढ़ा आदमी भी सीईओ और डायरेक्टर किम की तरफ देखता है और कहता है, तो ये अभी भी अपने सांसारिक रिश्तों से जुड़ी हुई है, जबकि मैंने इसे अपने साथ चलने का मौका दिया है। ये बात उसे गुस्सा दिला देती है। अचानक वो अपनी शक्ति से सीईओ और डायरेक्टर किम दोनों को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देता है। दोनों की सांस रुकने लगती है। फिर वो डेप्यूटी मैनेजर ओ से कहता है, मैं खुद इसके सारी वर्ल्डली अटैचमेंट्स खत्म कर देता हूं। सीईओ और डायरेक्टर किम को तड़पते देखकर डेप्यूटी मैनेजर ओ बुरी तरह डर जाती है। वो रोते हुए बूढ़े आदमी से विनती करती है, प्लीज रुक जाइए, मैं जो कहेंगी वो करूंगी। तब बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या वो अब अपने पुराने रिश्तों को छोड़ देगी। रोते हुए डेप्यूटी मैनेजर वो कहती है कि वो समझ गई। उसके ऐसा कहते ही बूढ़ा आदमी सीईओ और डायरेक्टर किम को छोड़ देता है और तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन बूढ़ा आदमी जानता था कि अगर वो उन्हें यहीं छोड़ देगा तो डेप्यूटी मैनेजर ओ का लगाव कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए वो फैसला करता है कि उन दोनों को किसी मॉर्टल नेशन में भेज देगा। इतना कहकर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक पोर्टल खोल देता है। फिर वो डेप्यूटी मैनेजर ओ से कहता है, तुम्हारे ये दोनों साथी अब एक डिमेंशनल रिफ्ट के जरिए कहीं भी फेंक दिए जाएंगे, यहां तक कि मुझे भी नहीं पता वो कहां पहुंचेंगे। जैसे ही वो ये कहता है, वो विशाल पोर्टल खुल जाता है और सेओ व डायरेक्टर किम को अंदर खींचने लगता है। डायरेक्टर किम बिना कुछ समझे तुरंत पोर्टल के अंदर चला जाता है, लेकिन सेओ अंदर खींचने से पहले पूरी ताकत लगाकर उन जड़ी बूटियों को पकड़ लेता है जो उसने पिछले दिन इकट्ठा की थी, और फिर अगले ही पल दोनों पोर्टल के अंदर गायब हो जाते हैं। पोर्टल बंद होने से पहले डेप्यूटी मैनेजर ओ उन्हें जाते हुए देखकर रोती रह जाती है। फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। अचानक उनके कानों में लोगों की भारी भीड़ की आवाजें गूंजने लगती हैं। किसी सड़क किनारे वाले दुकानदार की आवाज आती है, यांगवो का सबसे बेहतरीन रेशम यहां मिलेगा। शेंग जी से नई स्क्रिप्चर्स आई हैं। सीईओ और डायरेक्टर किम दोनों जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। सबसे पहले सीईओ को होश आता है। जैसे ही वो उठता है, सामने देखता है कि वो एक संकरी गली में पड़ा हुआ है और बाहर सड़क पर बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। सीईओ इस जगह को पहचान नहीं पाता और सोचने लगता है कि वो आखिर कहां आ गया है। असल वजह यह थी कि पिछली जिंदगी में वो कभी ऐसी जगह नहीं पहुंचा था। धीरे धीरे खड़े होते हुए सीईओ को एहसास होता है कि वो इमॉर्टल सच बोल रहा था। जहां इंसान पहुंचता है वो पूरी तरह रैंडम होता है। गली से बाहर निकलते हुए सीईओ को ये रास्ता किसी वजह से जाना पहचाना महसूस होने लगता है। चारों तरफ ध्यान से देखने के बाद आखिर उसे समझ आता है कि ये वही जगह है जहां उसने अपनी पिछली जिंदगी के 50 साल बिताए थे। उसके ठीक सामने एक विशाल 10 मंजिला इमारत खड़ी थी। उसे देखते ही सीईओ पहचान जाता है कि ये यांगवो की राजधानी सीओ की यंग सिटी है। बाहर का नजारा देखने के बाद सीईओ वापस डायरेक्टर किम के पास जाता है और उसे होश में लाता है। डायरेक्टर किम बेहद थका हुआ था। वो सीईओ से कहता है, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर हो क्या रहा है। सीईओ उसके बगल में बैठते हुए कहता है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, काश ये सब सिर्फ एक सपना होता। डायरेक्टर किम यकीन नहीं कर पा रहा था कि अब इस दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही बचे। हालांकि उसे इस बात की थोड़ी राहत जरूर थी कि कम से कम उन्हें उन मॉन्स्टर्स ने अपने साथ नहीं ले गया। लेकिन सो कुछ नहीं कहता, क्योंकि सच तो यह था कि उसे खुद भी ज्यादा कुछ नहीं पता था। हो सकता है वो रिग्रेस हुआ हो, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में भी वो सिर्फ एक पावरलेस हर्ब गैदरर ही था। फिर सो डायरेक्टर किम से कहता है कि वो हमेशा इस गली में नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें बाहर निकलना चाहिए। डायरेक्टर किम सहमत हो जाता है और दोनों गली से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वहां मौजूद सारे लोग उन्हें घूरने लगते हैं और किसी अनजान भाषा में बातें करने लगते हैं। उन लोगों की बातें सुनकर डायरेक्टर किम उलझन में पड़ जाता है और सो से पूछता है, ये लोग क्या बोल रहे हैं? सुनने में चाइनीज जैसा लग रहा है और सब हमें देखकर फुसफुसा क्यों रहे हैं? सू जवाब देता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे कपड़े बहुत अजीब लग रहे हैं। ये सुनकर डायरेक्टर किम हैरान हो जाता है। सो हल्का सा मुस्कुराकर उससे कहता है कि चिंता मत करो, उसे थोड़ी बहुत चाइनीज आती है। डायरेक्टर किम उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन सो की घायल पीठ देखकर चुप रह जाता है और बस कहता है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन असल में सीईओ ने उससे झूठ बोला था। वो भाषा चाइनीज नहीं थी। हालांकि उसमें वही अक्षर इस्तेमाल होते थे, लेकिन उसका बोलने का तरीका पूरी तरह अलग था।
पिछली जिंदगी में सीओ को इस भाषा की बेसिक बातें सीखने के लिए 2 महीने तक भिखारियों की बेइज्जती सहनी पड़ी थी, लेकिन इस बार ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। फिर सीओ अपनी जड़ी बूटियां निकालता है और डायरेक्टर किम से पूछता है, क्या हमें नए कपड़े खरीद लेने चाहिए? ये सुनकर डायरेक्टर किम उलझन में पड़ जाता है और पूछता है, लेकिन कैसे? मुझे नहीं लगता यहाँ के लोग हमारी करेंसी स्वीकार करेंगे। सीईओ उसे कुछ समझाता नहीं, वो बस डायरेक्टर किम को लेकर शहर के मेडिसिन हॉल पहुंच जाता है। वहां का मालिक उन जड़ों को देखकर दंग रह जाता है और सीईओ से पूछता है, क्या तुम सच में इतनी कीमती जड़ी बूटियां बेचना चाहते हो? सीईओ थोड़ा सख्त अंदाज में कहता है कि ये येलो बैम्बू रूट्स कम से कम 800 साल पुरानी हैं। दुकानदार तुरंत सहमत हो जाता है और कहता है कि उनकी कीमत लगभग 15 सिल्वर इंगट्स होगी। 15 सिल्वर इंगट सुनकर खुद सीओ भी अंदर से घबरा जाता है, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसने कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी। लेकिन फिर भी वो अपना चेहरा शांत रखता है और दुकानदार से जल्दी पैसे लाने को कहता है। दुकानदार तुरंत पैसे ले आता है। उसके बाद सीओ और डायरेक्टर किम सबसे पहले नए कपड़े खरीदते हैं और फिर शहर में एक घर खरीद लेते हैं। जिस घर में वो रहने वाले थे उसे देखकर डायरेक्टर किम हैरान रह जाता है। सीओ उससे कहता है, आज से मैं तुम्हें इस जगह की भाषा सिखाऊंगा। ये सुनकर डायरेक्टर किम बहुत खुश हो जाता है और सीओ को धन्यवाद देता है। ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे सब ठीक चल रहा हो, लेकिन असल में पहचान वाले प्लाक्स बनवाने के लिए कुछ लोगों को रिश्वत देने और घर व जमीन खरीदने के बाद उनके पास सिर्फ 1 सिल्वर इंगट बचा था। सीओ समझ गया था कि राजधानी होने की वजह से यहाँ हर चीज बहुत महंगी थी। जब सीओ पैसे देख रहा था तभी डायरेक्टर किम की नजर उसकी पीठ पर पड़ती है। नए कपड़े पहनने के बाद भी उसकी पीठ के घावों से खून निकल रहा था और कपड़े लाल हो चुके थे। ये देखकर डायरेक्टर किम भावुक हो जाता है। सीओ ने उसके लिए इतना कुछ किया था। तभी डायरेक्टर किम उससे कहता है, अब जबकि हम पूरी तरह नई जगह पर आ चुके हैं तो क्यों ना तुम मुझे सिर्फ नाम से बुलाओ। ये सुनकर सीओ थोड़ा हैरान होता है, लेकिन कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टर किम मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद देता है और पहली बार उसका पूरा नाम लेता है, सीओ यून ह्यन। फिर रात होने के बाद जब दोनों घर में आराम से बैठते हैं, सीओ डायरेक्टर किम को बताता है कि उसने वो सारे पैसे उन्हीं जड़ी बूटियों को बेचकर कमाए हैं। फिर वो सामने रखी हुई बची हुई 2 जिनसिंग रूट्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अगर ये खत्म हो गई तो हमारे पास कमाने का कोई तरीका नहीं बचेगा, इसलिए हमें जल्द कुछ करना होगा। ये सुनकर डायरेक्टर किम उन जिनसिंग रूट्स को ध्यान से देखने लगता है। फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सीईओ से कहता है कि बाकी जड़ी बूटियां बेचकर जो पैसे मिलेंगे उनसे उन्हें कोई बिजनेस शुरू करना चाहिए। सीईओ को ये प्लान अच्छा लगता है। उसे पता था कि उन जड़ी बूटियों से मिलने वाले पैसे और डायरेक्टर किम के एक्सपीरियंस की मदद से वो आराम से जिंदगी चला सकते हैं। लेकिन सीईओ सिर्फ इतनी छोटी सोच पर नहीं रुकना चाहता था। उसने सोचा, जब वो रिग्रेस होकर यहाँ तक आया ही है तो फिर बड़ा सपना क्यों ना देखे। सीओ जानता था कि डायरेक्टर किम शुरू से ही एडवांस्ड मार्शल आर्ट सीखे तो शायद वो दुनिया के सबसे महान स्वॉर्ड्समैन के जन्म को कम से कम 30 साल पहले ला सकता था। ये सब सोचकर सीओ मुस्कुराने लगता है। वो फैसला कर चुका था कि इस बार वो डायरेक्टर किम की प्रतिभा का पूरा फायदा उठाएगा। फिर सीओ डायरेक्टर किम से कहता है, ये दुनिया मुरिम है, मार्शल आर्ट्स की दुनिया। ये सुनते ही डायरेक्टर किम का ध्यान पूरी तरह उसकी बातों पर चला जाता है। सीओ आगे कहता है, कौन जानता है कि जांगहू के गैंग्स कब हमारे पीछे पड़ जाएं अगर हमने बिजनेस शुरू किया, इसलिए कम से कम थोड़ा सेल्फ डिफेंस तो सीखना ही चाहिए। मार्शल आर्ट्स शब्द सुनते ही डायरेक्टर किम का चेहरा चमक उठता है, लेकिन फिर वो कहता है कि मार्शल आर्ट सेक्ट्स बाहर वालों को आसानी से अपनी टेक्निक्स नहीं सिखाती, तो वो लोग सीखेंगे कैसे? डायरेक्टर किम की एक्साइटमेंट देखकर सीओ अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, क्योंकि एक मुरिम नॉवल नर्ड होने की वजह से वो पहले से जानता था कि डायरेक्टर किम जरूर इंटरेस्टेड होगा। फिर शियो उसे समझाना शुरू करता है कि इस शहर में 7 प्रसिद्ध सेक्ट्स मौजूद हैं। उनमें डीमन स्लेइंग सेक्ट, सेल्फ बाइंडिंग टेंपल, सप्रेसिंग बर्ड हाउस और 7 मिस्ट्री सेक्ट ऑर्थोडॉक्स साइड में आते हैं, जबकि वुल्फ फैंग गैंग, डार्क नाइट एसोसिएशन और ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रॉन्गहोल्ड अनऑर्थोडॉक्स साइड के सेक्ट्स हैं। लोग इन्हें 4 स्टार्स और 3 डीमंस के नाम से जानते हैं। डीमन स्लेइंग सेक्ट मुख्य रूप से स्वॉर्ड और ब्लेड टेक्निक सिखाता है। सेल्फ बाइंडिंग टेंपल एक बुद्धिस्ट सेक्ट है, वहीं सप्रेसिंग बर्ड हाउस इंटेलिजेंस गैदरिंग में माहिर है, और 7 मिस्ट्री सेक्ट का इतिहास बहुत पुराना है, जहां हर तरह की मार्शल आर्ट सिखाई जाती हैं। दूसरी तरफ 3 डीमंस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इतना कहा जाता है कि वो स्टेल्थ टेक्निक्स, सॉर्सरी और कई इलीगल कामों में माहिर हैं। सब समझाने के बाद शियो डायरेक्टर किम से पूछता है कि उसे कौन सी सेक्ट सबसे ज्यादा पसंद आई। बिना एक पल गवाए डायरेक्टर किम जवाब देता है, डीमन स्लेइंग सेक्ट। मार्शल आर्टिस्ट के हाथ में स्वॉर्ड होनी चाहिए और आदमी को ब्लेड टेक्निक सीखनी चाहिए। उसका जवाब सुनकर सीओ मन ही मन सोचता है कि ये बात उस इंसान पर बिल्कुल फिट बैठती है जिसे भविष्य में दुनिया का सबसे महान स्वॉर्ड्समैन कहा जाएगा। लेकिन डायरेक्टर किम को एक बात समझ नहीं आती और वो सीओ से पूछता है,
तुम्हें ये सब कैसे पता? सीईओ हल्का सा हंसते हुए कहता है, मैंने पहले कुछ मार्शल आर्टिस्ट की बातें छुप कर सुन ली थी। फिर 3 महीने बाद सीईओ और डायरेक्टर किम डीमन स्लेइंग सेक्ट पहुंचते हैं, लेकिन वहां का गार्ड उन्हें रोक लेता है और पूछता है कि वो लोग वहां क्यों आए हैं। सीईओ तुरंत डायरेक्टर किम को अपना बड़ा भाई बताता है और गार्ड से कहता है कि उन्होंने डीमन स्लेइंग सेक्ट की महानता के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए वो मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। डीमन स्लेइंग सेक्ट का गार्ड एक बहुत सख्त और ताकतवर आदमी था। वो सीईओ और डायरेक्टर किम के कपड़े देखकर समझ जाता है कि उनके पास थोड़ा पैसा जरूर होगा, लेकिन फिर भी वो डायरेक्टर किम से कहता है कि उसकी उम्र में मार्शल आर्ट सीखना आसान नहीं होगा। सीईओ हल्का सा मुस्कुराता है और गार्ड को एक सिल्वर कॉइन पकड़ाते हुए कहता है, कम से कम किसी बड़े आदमी से मिलवा तो सकते हो, सेल्फ डिफेंस जितना सीखना भी काफी होगा। इस तरह रिश्वत देकर सीईओ और डायरेक्टर किम सेक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात सेक्ट के एक एल्डर से होती है। वो एल्डर उनसे पूछता है कि क्या वो सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, लेकिन सीईओ सीधे कहता है, हमें सबसे बेहतरीन मार्शल आर्ट सीखनी है। इतना कहकर वो सिल्वर नगेट से भरा एक बॉक्स उसके सामने रख देता है। इतनी सारी चांदी देखकर एल्डर तुरंत मान जाता है और कहता है कि शायद वो डायरेक्टर किम को एक्सटर्नल डिसाइपल के रूप में शामिल कर सकता है। लेकिन सिल्वर लेने के बाद वो आगे कहता है, डोनेशन देकर आने वालों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता और हम तुम दोनों में से सिर्फ एक को ही एक्सेप्ट करेंगे। ये सुनकर सीईओ अंदर से चौंक जाता है, क्योंकि इतनी सारी चांदी सिर्फ एक येलो बैम्बू रूट की कीमत थी और उसके बदले सेट सिर्फ इतना करने को तैयार था। डायरेक्टर किम भी शॉक्ड हो जाता है और एल्डर से पूछने ही वाला था कि क्या वो लोग उन्हें लूट रही हैं, लेकिन उससे पहले ही सीईओ एल्डर की सारी शर्तें मान लेता है और उसे धन्यवाद देता है। फिर वो कहता है कि मार्शल आर्ट सीखने वाला उसका बड़ा भाई होगा। ये सुनकर डायरेक्टर किम पूरी तरह हैरान रह जाता है। फिर जाते समय एल्डर डायरेक्टर किम से कहता है कि बाद में वो बाहरी डिसाइपल्स वाली जगह पे पहुंच जाए। एल्डर की जाते ही डायरेक्टर किम सीईओ से पूछता है, अगर सिर्फ मैं मार्शल आर्ट सीखूंगा तो इसका फायदा क्या? वो कहता है कि अगर उसे पहले पता होता कि ये लोग इतने महंगे हैं तो वो कोई दूसरी सेक्ट चुन लेता। लेकिन सीईओ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, इतना टेंशन मत लो, वैसे भी मैं कभी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था। फिर वो डायरेक्टर किम से कहता है कि वो बाकी पैसों से कोई बिजनेस शुरू कर लेगा और उसे सपोर्ट करेगा, इसलिए उसे बस मार्शल आर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर डायरेक्टर किम पूरी तरह भावुक हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सीईओ उसके लिए इतना सैक्रिफाइस कर रहा है। वो सीईओ से कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी उसे डर था, क्योंकि वो अब उम्र दराज था और उसे नहीं पता था कि वो सच में कुछ बड़ा कर पाएगा या नहीं। तब सीईओ उसे खुद पर भरोसा रखने को कहता है। डायरेक्टर किम उसे धन्यवाद देता है और आउटर डिसाइपल्स के साथ ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। फिर 7 महीने बाद सेक्ट के अंदर होने वाली ये कंपटीशन में डीमन स्लेइंग सेक्ट के सारे एल्डर सामने का नजारा देखकर शॉक्ड और फ्यूरियस हो जाते हैं। सिर्फ 7 महीनों में डायरेक्टर किम ने सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को हरा दिया था। एल्डर्स गुस्से से भर उठते हैं और पूछते हैं कि आखिर बाहर से आया हुआ कोई आदमी उनके टैलेंटेड डिसाइपल्स को कैसे हरा सकता है। सिर्फ 7 महीनों के अंदर पूरा डीमन स्लेइंग सेक्ट हिल चुका था। मार्शल आर्ट में मास्टरी हासिल करने का मतलब होता है उसकी असली एसेंस को समझना और अपने शरीर को उसके साथ पूरी तरह ट्यून करना। अगर कोई 3rd रेट वॉरियर मार्शल आर्ट की ट्रू मीनिंग समझ ले तो वो 2nd रेट तक पहुंच सकता है, लेकिन उसकी आगे बढ़ने के लिए पहले से कई गुना ज्यादा समझ, समय और मेहनत चाहिए होती है। फिर भी कभी कभी कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जो इन सारे नियमों का मजाक बना देते हैं। उनकी टैलेंट इतनी डरावनी होती है कि वो कई स्टेजेस को एक साथ पार कर जाते हैं। डीमन स्लेइंग सेक्ट खुद ऐसे टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट से भरा हुआ था, लेकिन अब उसी महान सेक्ट के डायरेक्ट डिसाइपल्स को एक आउटसाइडर ने हरा दिया था। सिर्फ 7 महीनों में डायरेक्टर किम 1st रेट वॉरियर बन चुका था। उसने डीमन स्लेइंग सेक्ट की एब्सोल्यूट ड्रैगन सेबर टेक्निक में पूरी मास्टरी हासिल कर ली थी। ये देखकर डीमन स्लेइंग सेक्ट का ग्रैंड एल्डर गुस्से से कांपने लगता है, क्योंकि सिर्फ आधे साल में 1st रेट तक पहुंचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। 1st रेट वो स्टेज थी जहां पहुंचने के लिए काउंटलेस स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट्स की जनरेशंस लग जाती थी। और सबसे बड़ी बात, डायरेक्टर किम एक आउटसाइडर था। दूसरों की नजर में ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सेक्ट की परंपरा एक ही आदमी के सामने घुटने टेक चुकी हो। गुस्से में ग्रैंड एल्डर तुरंत सेक्ट गार्ड्स को आदेश देता है कि डायरेक्टर किम को पकड़ लिया जाए, और इसी तरह डायरेक्टर किम को पकड़कर एक घर में कैद कर दिया जाता है जहां चारों तरफ सैकड़ों गार्ड्स पहरा दे रहे थे। लेकिन सिर्फ डायरेक्टर किम ही नहीं, सीईओ को भी बंदी बना लिया गया था। सीईओ समझ चुका था कि क्योंकि एक आउटसाइडर ने सिर्फ 7 महीनों में ऐसी ताकत हासिल कर ली थी जो सेक्ट एल्डर्स के बराबर थी, इसलिए पूरा सेक्ट कियोस में डूब चुका था।
इस पागलपन भरी सिचुएशन में डायरेक्टर किम पर दूसरे सेक्ट का स्पाई होने का शक किया जा रहा था, लेकिन सीओ को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों सस्पेक्ट माना जा रहा है, जबकि उसे मार्शल आर्ट्स आती ही नहीं थी। फिर सीओ डायरेक्टर किम से पूछता है, जो उस वक्त आराम करने के बजाय अपनी स्वॉट टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर रहा था। सीओ उससे पूछता है, क्या तुम्हें जरा भी चिंता नहीं हो रही? डायरेक्टर किम हंसते हुए कहता है, मुझे किस बात की चिंता करनी चाहिए? सीओ जवाब देता है, वो लोग तुम्हें स्पाई समझ रहे हैं। मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स में तो ऐसे लोगों का काई कॉर्ड डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर उनका काई फ्लो काट देते हैं। डायरेक्टर किम मानता है कि सीओ सही कह रहा है, लेकिन फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि किसी वजह से उसे महसूस हो रहा है कि वो अगली दीवार तक पहुंच चुका है, और अगर उसने उसे पार कर लिया तो शायद वो अगले स्टेज में प्रवेश कर जाएगा। ये सुनकर सीओ दंग रह जाता है और कहता है, तुम आखिर किस तरह के मॉन्स्टर हो? अभी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था जब डायरेक्टर किम फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट बना था और अब वो अगले स्टेज के करीब पहुंच चुका था। सीओ जानता था कि फर्स्ट रेट के बाद मार्शल पीक की दुनिया शुरू होती है, वो लेवल जहां यांगो के ज्यादातर बड़े सेक्ट लीडर्स और एल्डर्स मौजूद थे। उन्हें एब्सोल्यूट मास्टर्स कहा जाता था और पूरे देश में ऐसे मुश्किल से 1000 लोग थे। मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में मार्शल पीक के बाद वाली स्टेज का जिक्र तक नहीं होता था, यानी मार्शल आर्ट सीखकर इंसान प्रैक्टिकली वहीं तक पहुंच सकता था। ये सब सोचकर सीओ को एहसास होता है कि उसका अंदाजा गलत था। इस स्पीड से तो दुनिया के सबसे महान सोर्ड्समैन का जन्म 30 नहीं बल्कि पूरे 40 साल पहले हो जाएगा। फिर 7 दिन बीत जाते हैं। सीओ और डायरेक्टर किम अभी भी कैद में थे, लेकिन इन 7 दिनों में डायरेक्टर किम ने एक पल भी आराम नहीं किया। वो लगातार मेडिटेशन और ट्रेनिंग करता रहा। 7वें दिन उसके इकट्ठा किए हुए सारी ची ने 3 लोटस फ्लावर्स का रूप ले लिया। डायरेक्टर किम उन लोटस जैसी ची एनर्जीज को अपने मुंह से अंदर खींच लेता है। ये देखकर सीओ दंग रह जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ये वही फ्लावर्स ऑफ की थे जो सिर्फ पीक मार्शल आर्टिस्ट्स के आसपास दिखाई देते थे। 3 फ्लावर्स गैदर्ड एट द समिट। सारी की अब्सॉर्ब करने के बाद डायरेक्टर किम धीरे से खड़ा होता है और सीओ से कहता है, अब मुझे डीमन स्लेइंग सेक्ट लीडर से भी ज्यादा डर नहीं लगता। ये सुनकर सीओ हंस पड़ता है और कहता है, तुम्हारी टैलेंट मेरी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। डायरेक्टर किम भी मुस्कुराता है और कहता है, सच कहूं तो मैं खुद भी हैरान हूं, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी टैलेंट है। फिर वो मजाक में कहता है कि शायद इसी वजह से उसे बचपन से मार्शल आर्ट्स नॉवेल्स इतनी पसंद थी। तभी अचानक डीमन स्लेइंग सेक्ट का एक एल्डर कई गार्ड्स के साथ कमरे में प्रवेश करता है। वो जोर से घोषणा करता है, यहां मौजूद हैं किम यंग हुन और उसका साथी। फिर एल्डर एक पेपर निकालता है और कहता है कि सेक्ट लीडर के आदेश के अनुसार उस स्पाई का की को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा जिसने डीमन स्लेइंग सेक्ट की मार्शल आर्ट्स चुराने की हिम्मत की। ये सुनकर डायरेक्टर किम गुस्से से एल्डर को घूरने लगता है, लेकिन सीओ डर जाता है और जल्दी से समझाने की कोशिश करता है, हम स्पाई नहीं हैं, हम तो बस। लेकिन उसके बोलने से पहले ही एल्डर उसे चेहरे पर मुक्का मार देता है और कहता है, चुप रहो, हमने तुम दोनों को किसी अजीब कोडेड लैंग्वेज में बात करते हुए भी सुना है। फिर वो गार्ड्स को आदेश देता है कि दोनों को पकड़ लो, लेकिन गार्ड्स कुछ कर पाते उससे पहले ही डायरेक्टर किम अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और अगले ही पल लाइटनिंग स्पीड से एल्डर का हाथ काट देता है। ये देखकर एल्डर पूरी तरह शॉक हो जाता है, उसकी स्वॉर्ड भी जमीन पर गिर चुकी थी। डायरेक्टर किम अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ तानते हुए कहता है, ये मेरी पहली सेक्ट थी, मैं कोई स्पाई नहीं हूं। लेकिन पीछे खड़ा एक गार्ड उसकी बात सुने बिना उस पर हमला करने के लिए कूद पड़ता है। उसकी स्वॉर्ड डायरेक्टर किम को छू भी नहीं पाती और अगले ही पल डायरेक्टर किम बिजली जैसी स्पीड से पूरे कमरे के गार्ड्स के हाथ काट देता है। ये देखकर सारे गार्ड्स डरकर भागने लगते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि डायरेक्टर किम पीक लेवल मार्शल आर्टिस्ट बन चुका है, इसलिए वो तुरंत सेक्ट लीडर को खबर देने भागते हैं। गार्ड्स को भागता देखकर डायरेक्टर किम से कहता है, अब मेरा इरादा बाकी सेक्ट्स में जाकर ट्रेनिंग करने का है, तुम क्या करोगे? सेफ बिना एक पल गवाए जवाब देता है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर वो सुझाव देता है कि उन्हें अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड जाना चाहिए। ये सुनकर डायरेक्टर किम हंसता है और कहता है, तुम पहले चले जाओ, मैं वहां आकर मिलता हूं। फिर वो जोड़ता है कि उससे पहले वो डीमन स्लेइंग सेक्ट के एल्डर्स और सेक्ट लीडर का पीछा खत्म कर देगा। कुछ घंटों बाद ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड की पहाड़ियों में डायरेक्टर किम एक ऊंची चट्टान पर अपनी सोर्ड लेकर खड़ा था। सेव वहां पहुंचते ही डायरेक्टर किम उससे पूछता है, इतनी देर क्यों लगा दी? लंबी चढ़ाई की वजह से बुरी तरह हांफता हुआ सेव हंसकर कहता है, तुम बहुत ज्यादा तेज हो। लेकिन बात करते करते सेव की नजर डायरेक्टर किम की सोर्ड पर पड़ती है। उसकी तलवार पूरी तरह खून से भीगी हुई थी। उसे देखकर सेव सोचने लगता है कि कुछ समय पहले तक डायरेक्टर किम उसे वायलेंस एक्सपर्ट कहकर चढ़ाया करता था, लेकिन अब इस दुनिया ने सर्वाइवल के लिए उन दोनों को ही बदल दिया था। सीओ मन ही मन सोचता है कि कितना अच्छा होता अगर वो लोग इस मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में नहीं बल्कि अर्थ की अपनी सामान्य जिंदगी में वापस जा पाते।
और अगर उसे रिग्रेस होना ही था तो काश वो वापस पृथ्वी पर लौटता। लेकिन अब ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं था। सीईओ पहाड़ चढ़कर डायरेक्टर किम के पीछे चलने लगता है। वो जानता था कि अब जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए अब उन्हें बस आगे बढ़ना था। डीमन स्लेइंग सेक्ट के बिट्रेयल के बाद डायरेक्टर किम ने ड्रैगन फाइटिंग स्ट्रॉन्गहोल्ड पर कब्जा कर लिया। फिर 2 सालों तक वो यांगवो के अलग अलग क्षेत्रों में घूमता रहा और काउंटलेस सेक्ट्स को हराता गया। और तीसरे साल आखिर उसने हर सेक्ट के एम्बलम्स तोड़ दिए। अब डायरेक्टर किम पूरे संसार का सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट कहलाने लगा। उसने उसी फेम का इस्तेमाल करके सारे सेक्ट्स को एकजुट किया और मार्शल अलायंस की स्थापना कर दी। फिर 7 साल बाद सीईओ और डायरेक्टर किम असली भाइयों की तरह करीब हो चुके थे। उनकी उम्र में फर्क अब कोई मायने नहीं रखता था। इसी दौरान डायरेक्टर किम ने सीईओ के लिए खास तौर पर एक मार्शल आर्ट तैयार की। फिर उसने सीईओ को वो मार्शल आर्ट्स मैनुअल देते हुए कहा, ये है सेवरिंग माउंटेन सोर्ड। सीईओ किताब लेकर पढ़ना शुरू करता है। डायरेक्टर किम उसे बताता है कि उसने इस मार्शल आर्ट का नाम इसलिए रखा है ताकि सीईओ इसकी उस इच्छा को इनहेरिट कर सके जो पहाड़ों तक को काट सकती है। अगर सीईओ ने सेवरिंग माउंटेन सोर्ड में मास्टरी हासिल कर ली तो वो मार्शल पीक तक पहुंच सकता है। ये सुनकर सीईओ शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि सिर्फ सोर्ड आर्ट ही नहीं, उसके साथ बनाई गई ड्रैगन वेन ची मेथड भी असली फर्स्ट रेट मार्शल आर्ट थी। वो किसी भी सेकंड रेट या थर्ड रेट मार्शल आर्ट से बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा पावरफुल थी। सीईओ तुरंत उसकी प्रैक्टिस शुरू कर देता है। लेकिन एक समस्या थी। इतनी पावरफुल मार्शल आर्ट होने के बावजूद सीईओ उसे सीख ही नहीं पा रहा था। हर बार प्रैक्टिस करते ही वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ता। ये देखकर डायरेक्टर की मुझसे कहता है, तुम्हारे अंदर सच में कोई टैलेंट नहीं है। और ये बात सच भी थी। दुनिया के सबसे महान मार्शल आर्टिस्ट ने खुद सीईओ के लिए मार्शल आर्ट बनाई थी, उसे 1-on-1 ट्रेनिंग भी दी थी। फिर भी सीईओ पूरे 1 साल बाद मुश्किल से थर्ड रेट तक पहुंच पाया। 1 साल बाद सीईओ आखिर मान लेता है कि अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। वो डायरेक्टर किम से कहता है, कम से कम मेडिसिन में तो मेरी थोड़ी टैलेंट है, हर इंसान अलग चीज में अच्छा होता है। फिर एक दिन, पूरा 1 दशक बीत चुका था और उसी दिन सीईओ एक ऐसा नजारा देखता है जिसने उसे पूरी तरह हिला दिया। उसने देखा कि डायरेक्टर किम मेडिटेशन कर रहा था और उसके सिर के ऊपर 5 की फ्लावर बॉल्स तैर रहे थे। ये देखकर सीईओ दंग रह जाता है, क्योंकि ये वो रेल्म था जिसके बारे में उसने सिर्फ लेजेंड्स में सुना था। 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन। अचानक डायरेक्टर किम के पूरे शरीर से भयानक मात्रा में इंटरनल ची निकलने लगती है। उसकी हड्डियां और जोड़ जोर जोर से चटकने लगते हैं। उसके आसपास की पूरी एनर्जी बदलने लगती है। धीरे धीरे डायरेक्टर किम के बुढ़ापे वाले सफेद बाल काले होने लगते हैं। वो दृश्य किसी डिवाइन मिरेकल जैसा लग रहा था। उसका पूरा शरीर ट्रांसफॉर्म हो रहा था और उससे निकल रही एनर्जी इतनी भयानक थी कि उसके पास खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। सीईओ सामने देखता है और शॉक में जम जाता है। डायरेक्टर किम अब एक जवान आदमी में बदल चुका था। वो हंसते हुए सीईओ से पूछता है, इतना हैरान क्यों हो? उसकी आवाज, चेहरा और पूरा शरीर सब कुछ अब एक युवा आदमी जैसा हो चुका था। फिर वो कहता है, इसे स्केलेटल रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। हैरान सीईओ उसे भाई कहकर बुलाता है और कहता है कि अब वो उससे भी छोटा लग रहा है। डायरेक्टर किम हंसते हुए पूछता है, क्या मैं सच में इतना जवान दिख रहा हूं? फिर वो कहता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसके अंदर जिंदगी वापस भर गई हो, जैसे वो अब कुछ भी कर सकता है। सीईओ उससे कहता है कि अगर दुनिया ने उसे इस हालत में देखा तो सब शॉक हो जाएंगे। डायरेक्टर किम मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल। फिर वो सीईओ के पास आता है और कहता है कि अब समय आ गया है कि वो मार्शल अलायंस किसी नए लीडर को सौंप दे। लेकिन सीईओ जानता था कि अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसने डायरेक्टर किम को प्रभावित किया हो। डायरेक्टर किम भी मानता है कि सीईओ सही कह रहा है। उसके मुताबिक मार्शल अलायंस लीडर बनने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं थी, लेकिन अभी तक उसे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला था जो सच में मार्शल आर्ट्स को समझता हो। सीईओ हंसते हुए कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम खुद एबनॉर्मल हो। इस दुनिया में तुम्हारे जैसा जीनियस दूसरा कोई है ही नहीं। डायरेक्टर किम खिड़की के बाहर मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते डिसाइपल्स को देखता है और कहता है, फिर भी हमें किसी को तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन सीईओ फिर कहता है कि दुनिया में उसके जैसा टैलेंटेड इंसान दूसरा नहीं हो सकता। फिर 25 साल बाद मोरेम अलायंस के बीचों बीच बने एक बड़े भवन में सीईओ ब्रश से कुछ लिख रहा था। अब उसे इस दुनिया में आए पूरे 35 साल हो चुके थे। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वो 60 साल की उम्र पार कर चुका था। अब वो सोच रहा था कि डायरेक्टर किम इस वक्त कहां होगा और क्या कर रहा होगा।
अपने ट्रांसफॉर्मेशन के 1 साल बाद ही डायरेक्टर किम ने मार्शल अलायंस लीडर का पद अगली जनरेशन को सौंप दिया था और खुद रिटायर हो गया था। सीईओ भी उसके साथ रिटायर होना चाहता था, लेकिन मार्शल अलायंस को संभालने और उसके केओटिक हालात सुधारने के लिए उसे लंबे समय तक स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में काम करना पड़ा। डायरेक्टर किम ने सीईओ से कहा था कि वो मार्शल वर्ल्ड में घूमना चाहता है और पूरे यान किंगडम की यात्रा करना चाहता है। शायद इसी वजह से वो सीईओ की रिटायरमेंट सेरेमनी में भी नहीं आया था। आखिरकार बूढ़ा सीईओ अपने कमरे से बाहर निकलता है ताकि थोड़ी फ्रेश एयर ले सके। घर के चारों तरफ नजर घुमाते हुए उसे अकेलापन महसूस होता है। उसने ये घर बड़ी उत्साह से अपनी रिटायरमेंट मनी से खरीदा था, लेकिन अब इतना बड़ा घर अकेले रहने के लिए बहुत ज्यादा था। यही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। वो इन्हीं बातों में खोया हुआ था कि तभी अचानक उसे झाड़ियों के पीछे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत सतर्क हो जाता है, लेकिन जैसे ही पास जाकर देखता है वो शौक में रह जाता है। वहां डायरेक्टर किम खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और हालत किसी भिखारी जैसी लग रही थी। सीईओ तुरंत उससे पूछता है, ये कैसी हालत बना रखी है और तुम मेरी रिटायरमेंट सेरेमनी में भी नहीं आए, आखिर गए कहां थी? डायरेक्टर किम हल्का सा हंसता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। उसे ऐसी हालत में देखकर सीईओ घबरा जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। आसमान की तरफ देखते हुए डायरेक्टर किम धीरे से कहता है, मुझे सच में लगता था कि मुझे मार्शल आर्ट्स का आशीर्वाद मिला है। फिर वो सीईओ के बगल में बैठकर पूछता है, क्या मैं गलत हूं? अगर मैं जीनियस नहीं हूं तो फिर कौन है? डायरेक्टर किम आगे कहता है, मैं साफ तौर पर मार्शल आर्ट्स जीनियस हूं। शायद पूरे यान किंगडम में या आम इंसानों में कोई भी मेरी मार्शल टैलेंट का मुकाबला नहीं कर सकता। डायरेक्टर किम के मुंह से खुद को ऑर्डिनरी पर्सन कहलाते सुन सीईओ कंफ्यूज हो जाता है। वो तुरंत कहता है, तुम ऑर्डिनरी कैसे हो सकते हो? इस दुनिया के नीचे कौन है जो तुम्हें दुनिया का नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट नहीं मानता? लेकिन सीईओ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, क्योंकि डायरेक्टर किम गहरी आवाज में कहता है, मैं कल्टीवेटर से लड़कर आया हूं। डायरेक्टर किम ने गहरी आवाज में कहा कि उन्होंने उन कल्टीवेटर्स के खिलाफ लड़ाई की थी और उन्होंने सीईओ से पूछा, क्या उसे 35 साल पहले की वो घटना याद है? वो मॉन्स्टर्स जो उनके साथियों को किडनैप करके आसमान में उड़ जाते थे। सीईओ, जो उस समय को 2 बार अनुभव कर चुका था, तुरंत समझ गया और ये जानकर हैरान रह गया कि वे लोग कल्टीवेटर्स थे। सीईओ जानता था कि कल्टीवेटर्स आसानी से खुद को दुनिया के सामने प्रकट नहीं करते, बल्कि उन्होंने चुपके से पूरे यान इंपीरियल फैमिली के अंदर काम किया और मोरिम अलायंस स्थापित करने के बाद पूरे यान किंगडम को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मोरिम अलायंस का प्रभाव यान किंगडम में बढ़ने लगा, वैसे वैसे उन कल्टीवेटर शक्तियों ने उनके काम में गंभीर रूप से दखल देना शुरू कर दिया। डायरेक्टर किम को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उनके खिलाफ जाना मतलब पूरे राष्ट्र के खिलाफ जाना था। इसलिए मोरिम अलायंस को सुरक्षित रखने के लिए उनके पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसी वजह से डायरेक्टर किम ने मोरिम अलायंस लीडर का पद छोड़ दिया और एक साधारण इंसान की तरह पूरे यान किंगडम में उन कल्टीवेटर्स को खोजने निकल पड़े ताकि उनका सामना कर सके। डायरेक्टर किम ने सीईओ को बताया कि उन कल्टीवेटर्स को ढूंढना बेहद मुश्किल था और अगर कभी कोई मिल भी जाता और वो उससे लड़ने की कोशिश करते तो वे उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देते थे। वे कहते थे कि वो लड़ने के लायक ही नहीं है। उसके बाद वे भ्रम तकनीकों या उड़ने की तकनीकों का इस्तेमाल करके वहां से चले जाते थे, जिससे मौका पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता था। लेकिन 5 साल पहले आखिरकार उनका सामना एक कल्टीवेटर से हुआ। ये सुनते ही सीईओ बहुत उत्साहित हो गया और उसने पूछा, डायरेक्टर किम, क्या आप जीत गई थी? डायरेक्टर किम ने कहा, हाँ। ये सुनकर सीईओ हंस पड़ा और बोला, अगर आपने ये काम मोरिम अलायंस लीडर रहते हुए किया होता तो मैं सच में आपकी गर्दन पकड़ लेता। लेकिन हाथ मिलाते समय डायरेक्टर किम ने सीईओ को बताया कि उस कल्टीवेटर के खिलाफ अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ने के बाद भी जो ची कंडेंसेशन रेल्म तक पहुंच चुका था, वो बस उसकी उंगली की नोक को हल्का सा खरोच ही पाए थे। ये सुनते ही सीईओ हैरान रह गया। डायरेक्टर किम ने कहा कि उस कल्टीवेटर ने कहा था, अगर तुम मेरे शरीर को हल्का सा भी छू दोगे तो मैं इसे तुम्हारी जीत मान लूंगा। और तकनीकी रूप से देखा जाए तो डायरेक्टर किम जीत गए थे, लेकिन फिर भी डायरेक्टर किम बहुत निराश थे। सीईओ ने पूछा, क्या वो ची कंडेंसेशन रेल्म वाला कल्टीवेटर कल्टीवेशन दुनिया के 10 महान गुरुओं में से एक था? डायरेक्टर किम ने सिर हिलाकर मना कर दिया और कहा, नहीं, उस कल्टीवेटर ने कहा था कि कल्टीवेशन दुनिया में उसका स्तर नीचे से दूसरा है। मार्शल आर्ट्स की भाषा में देखा जाए तो वो सिर्फ एक सेकंड रेट वॉरियर था। ये सुनकर सीईओ पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
अपनी पिछली जिंदगी और इस जिंदगी दोनों में सीओ जानता था कि कल्टीवेटर्स बेहद खतरनाक होते हैं, लेकिन यंग हुन की मार्शल आर्ट सचमुच स्वर्ग को छूती थी। वो इंसान हवा में चलकर मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता था और हजारों साल पुराने स्टील और इमारतों को टोफू की तरह काट देता था। लेकिन इतना बड़ा मार्शल आर्ट्स जीनियस भी एक निचले स्तर के कल्टीवेटर की सिर्फ उंगली को खरोच पाया था, वो भी चेहरे पर निराशा के साथ। डायरेक्टर किम ने धीरे से कहा, मैं कुएं का मेंढक था। हम कभी भी कल्टीवेटर्स के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते, वे प्राकृतिक आपदाओं की तरह हैं। ये सब सुनकर सीओ के माथे पर पसीना आ गया। डायरेक्टर किम की बातें सुनकर वो सच में डर गया था। लेकिन तभी डायरेक्टर किम ने अपनी जेब से एक हाथ निकाला और कहा, आज मैंने उस कल्टीवेटर की कलाई काट दी। ये सुनते ही सीओ खुश हो गया और बोला, तो इसका मतलब आपकी मार्शल आर्ट्स उस कल्टीवेटर से आगे निकल गई। लेकिन डायरेक्टर किम ने तुरंत मना कर दिया और कहा, उस कल्टीवेटर ने बस एक ताबीज लगाया और उसका हाथ वापस उगाया। ये कहकर डायरेक्टर किम खड़े हो गए और सीओ से बोले, लगता है मेरी मार्शल राह यहीं तक थी। हैरान होकर सीओ ने पूछा, आपका क्या मतलब है? डायरेक्टर किम ने कहा कि वो आज अलविदा कहने आए हैं। वो हल्का सा हंसे और बोले, उस इंसान ने कहा कि उसे मेरी इच्छा शक्ति बहुत पसंद आई और वो मुझे अपनी कल्टीवेशन संप्रदाय में ले जाएगा। शायद मैं वहां सबसे छोटे सदस्य के रूप में शुरुआत करूंगा। ये सुनकर सीओ ने पूछा, कल्टीवेटर बनना मतलब अमर बनना होता है ना? लेकिन क्या बिना स्पिरिचुअल रूट्स के ये असंभव नहीं था? डायरेक्टर किम ने जवाब दिया, एक सामान्य इंसान के लिए 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन का स्तर कल्टीवेटर्स के जन्मजात 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट के बराबर होता है। उन्होंने सीओ को बताया कि जिस गुण के साथ कल्टीवेटर्स पैदा होते हैं, उस मूल योग्यता को प्राप्त करने के लिए साधारण इंसानों को अपनी पूरी जिंदगी लगा देनी पड़ती है। ये कहकर डायरेक्टर किम ने अपनी तलवार घुमाई और अंतरिक्ष को ही काट दिया, जिससे हवा में एक दरवाजा बन गया। उस दरवाजे के अंदर जाते हुए डायरेक्टर किम ने सीओ से कहा, अब मैं जा रहा हूं, तुम्हें इससे भी ऊंचे स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य रखना होगा। जाने से पहले उन्होंने सीओ को एक किताब दी और कहा, ये तुम्हारे लिए मेरा आखिरी उपहार है। उन्होंने सीओ को सुरक्षित रहने को कहा और उसके कुछ बोलने से पहले ही चली गई। सीओ ने उस किताब को देखा जिसका नाम था रिकॉर्ड ऑफ ट्रांसेंडिंग कल्टीवेशन एंड एग्जॉस्टिंग मार्शल आर्ट्स। ये मार्शल आर्ट्स के जरिए कल्टीवेशन को पार करने की कोशिश का रिकॉर्ड था। सीओ बहुत चिंतित हो गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, डायरेक्टर किम, आप मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया और फिर समय बीतता गया। अब सीओ को इस दुनिया में आए 50 साल हो चुके थे और अब वो एक साधारण सर्दी की वजह से मरने की हालत में पड़ा था, बिल्कुल अपनी पिछली जिंदगी की तरह। यही भाग्य था। इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपनी किस्मत से नहीं बच सकता। आखिर में जो बदला था वो सिर्फ उसका घर और उसका बिस्तर था, क्योंकि अंत में उसकी मृत्यु उसी दिन हुई। उसने अपनी जिंदगी को पूरी सीमा तक जिया, क्योंकि वो अपनी पिछली जिंदगी वाला पछतावा दोबारा महसूस नहीं करना चाहता था। वो इतना व्यस्त रहा कि उसने शादी के बारे में कभी सोचा तक नहीं, और इसी वजह से वो यांग वुओ मार्शल सेक्ट को एकजुट कर पाया और नश्वर दुनिया की प्रसिद्धि और धन को पूरी तरह अनुभव कर सका। लेकिन फिर भी उसके दिल के अंदर की खालीपन को वो समझ नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था, अगर वो और डायरेक्टर किम थोड़ा और संघर्ष करते तो क्या वे आसमान तक पहुंच सकते थे? इस बेबसी की भावना से सीओ का शरीर कांप उठा। यह सब बेहद दुखद था और इसी के साथ सीओ की दूसरी रिग्रेशन समाप्त हो गई। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमने हाल ही में यहां मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें आपको वीडियो का अर्ली एक्सेस मिलेगा और आगे चलकर मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आएगा। साथ ही आपको कस्टम बैज और इमोजी भी मिलेंगे, जिससे आपकी इंटरैक्शन और भी खास बन जाएंगी। अगर आप इच्छुक हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो।